सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के सेकंड पेपर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के मोस्ट इंपोर्टेंट अदलगुत्री क्वेश्चंस की सीरीज में यहाँ पर पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 के ऑलरेडी आप क्लासेस देख चुके हो, तो पार्ट 3 भी यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। तो ब्लॉक संसाधन केंद्र के एकात्मिक कार्य क्या होते हैं? तो ब्लॉक संसाधन केंद्र यानी कि जिसे हम बीआरसी कहते हैं, यहाँ पर क्या क्या काम होते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, विद्यालय भ्रमण एवं शैक्षिक अनुसमर्थन होता है, यानी कि यहाँ पर जो बीआरसी पर आपको पता है बीईओ होते हैं, खंड शिक्षा अधिकारी होते हैं जो शैक्षिक भ्रमण करते हैं। इसके अलावा विद्यालय का श्रेणीकरण करने का काम होता है, जिसका आधार वहां की भौतिक वातावरण, शिक्षक और शिक्षण विधि तथा मूल्यांकन होता है। इसके अलावा बैठकों और गोष्ठियों का आयोजन होता है, प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है, ट्रेनिंग के बारे में यहाँ पर नहीं लिखा है, ट्रेनिंग भी होती है ब्लॉक संसाधन केंद्र पर शिक्षकों की। क्वेश्चन नंबर 102 पे आते हैं, एनपीआरसी का क्या मतलब है? तो एनपीआरसी का अर्थ है न्याय पंचायत संसाधन केंद्र। क्वेश्चन नंबर 103 है, अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय यानी कि सीटीई के कोई दो उद्देश्य बताइए। तो माध्यमिक स्तर के अध्यापकों हेतु सेवा पूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था करना और नवाचार संबंधी प्रशिक्षण देना। क्वेश्चन नंबर 104 है, सीमेट का पूर्ण रूप क्या है? सीमेट, यहाँ पर सीमेंट लिख उठा है, सीमेट राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान नाम है इसका। क्वेश्चन नंबर 105 है, राजकीय शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो शारीरिक प्रशिक्षकों को तैयार करने के लिए इलाहाबाद और रामपुर में शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय कार्यरत है। क्वेश्चन नंबर 106 है, प्रबंधन प्रक्रिया के अंग कौन कौन से हैं? तो नियोजन, संगठन, निर्देशन, मूल्यांकन, नियंत्रण, सामंजस्य आदि प्रबंधन प्रक्रिया के अंग है। 2016 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 107 पे आते हैं, विद्यालयी प्रबंधन के अंतर्गत कौन कौन से भौतिक संसाधन आते हैं? तो मुख्य अध्यापक का कक्ष होता है स्कूल में क्या क्या साधन होते हैं भौतिक? तो क्लासरूम होता है, स्कूल का कार्यालय होता है, स्टाफ रूम होता है, कक्षाएं क्लासरूम होती हैं, ड्राइंग रूम होता है, भूगोल कक्ष, विज्ञान कक्ष, शौचालय, खेल का मैदान, पुस्तकालय, छात्रावास। इसके अलावा आपको पता है किचन, ये सब होते हैं विद्यालय में। क्वेश्चन नंबर 108 पे आते हैं, मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक बताइए। तो मानवीय प्रबंधन की अगर हम बात करें तो शिक्षक, बालक, समुदाय और प्रधानाध्यापक 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 109 है, लर्निंग कॉर्नर से आप क्या समझते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो सीखने का कोना अर्थात जहां रहकर बालक शैक्षिक गतिविधियां सीखता है, वह विशेष स्थान जो शिक्षार्थी के सीखने में सहायता प्रदान करता है, उसे हम लर्निंग कॉर्नर कहते हैं। लर्निंग कॉर्नर में समस्त सामग्री व्यवस्थित एवं क्रमानुसार रखी जाती है, कुछ खेल के सामान होते हैं, कुछ किताबें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 110 है, कक्षा 2 में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य पुस्तकों की संख्या 2 है। यहाँ पर देखिए 3 लिखा है, संख्या ही पूछा है, कितनी संख्या है, नाम बताइए। तो देखिए यहाँ पर 2 होती है, रेनबो नहीं होती है, रेनबो यानी कि इंग्लिश की बुक नहीं होती है। तो कलरव, गिनतारा, बस ये 2 आप याद रखिएगा। हालांकि इनका भी नाम अब चेंज कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 111 पे आते हैं, पाठ्य पुस्तकों के विकास में किन किन बिंदुओं का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है? तो विषय सामग्री छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल हो, चित्र एवं उदाहरण आवश्यकता अनुसार होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 112 है, सामान्य विद्यालय में कम से कम कौन सी समय सारणी बनाई जाती है? तो कक्षा अनुसार और अध्यापक अनुसार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 पे, बच्चों से प्रोजेक्ट कार्य कराने की उपयोगिता बताइए। तो बच्चों को आत्म प्रेरित कर कार्य के लिए प्रोत्साहित करना, बालकों में सृजनात्मकता का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 114 है, शैक्षिक भ्रमण का महत्व बताइए। बच्चों का जो टूर ले जाते हैं हम या बच्चों की पिकनिक ले जाते हैं, उससे क्या महत्व, इसका क्या महत्व है? तो भ्रमण के अभाव में शिक्षा बुनियादी अनुभवों से दूर हो जाती है। इतिहास, भूगोल, विज्ञान आदि में भ्रमण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 115 पे आते हैं, खेल कूद से बच्चों में किन पक्षों का विकास होता है? तो शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, सामाजिक, राष्ट्रीयता, इन सभी भावनाओं का विकास होता है। 2016 के एग्जाम में देखिए सारे प्रश्न पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 116 है, शिक्षकों से संबंधित पंजिकाओं के नाम लिखिए। तो शिक्षकों से संबंधित सबसे पहले तो अध्यापकों का उपस्थिति रजिस्टर, जो कि सबसे महत्वपूर्ण होता है। विद्यालय में कोई भी आता तो सबसे पहले इसी को देखता है। वेतन रजिस्टर अब नहीं होता है, लेकिन आपको याद रखना है क्योंकि किताब में है आपके। मिड डे मील रजिस्टर होता है, इसके बाद यही सबसे महत्वपूर्ण रजिस्टर होता है अध्यापकों की उपस्थिति के बाद।
सेवा पुस्तिका और पत्र व्यवहार रजिस्टर भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। कहीं भी अगर स्कूल से आपको अचानक जाना हुआ तो आप इसी में लिख करके जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 है, वित्तीय अभिलेख कौन कौन से हैं? तो कैश बुक, शुल्क एकत्रीकरण रजिस्टर, वेतन भुगतान, रख रखाव, मिड डे मील आदि। क्वेश्चन नंबर 118 है, बीआरसी तथा एनपीआरसी में क्या अंतर है? तो बीआरसी जो होता है ये ब्लॉक स्तर पर और एनपीआरसी जो होता है वो न्याय पंचायत स्तर पर शैक्षिक गतिविधियां करते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 है, सार्वभौमिकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो सार्वभौमिकरण का सिंपल मतलब यही होता है कि कोई भी योजना अगर सरकार चला रही है तो वो समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे, सभी तबकों तक पहुंचे। तो सार्वभौमिकरण से तात्पर्य 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के सभी बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराना, यानी कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रह जाए। क्वेश्चन नंबर 120 है और ये भी देखिए 2016 में पूछा हुआ है, उत्तर प्रदेश के राज्य परियोजना कार्यालय का मुख्यालय कहाँ? तो राज्य परियोजना कार्यालय का मुख्यालय लखनऊ में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 121 से यहाँ पर 2017 में ये पूछा हुआ है, प्रबंधन से आपका क्या आशय है? तो किसी कार्य को संबंधित व्यक्तियों के द्वारा पारस्परिक सहयोग से कुशलता पूर्वक संपन्न कराने की प्रक्रिया ही प्रबंधन है और प्रबंधन एक कला है। क्वेश्चन नंबर 122 है, कक्षा शिक्षण हेतु अति आवश्यक सामग्रियों का उल्लेख करिए। तो बालक के अधिगम के लिए फर्नीचर उपकरणों की भूमिका के अतिरिक्त अन्य सामग्रियों का भी विशेष महत्व होता है। क्लास में केवल फर्नीचर ही नहीं चाहिए बल्कि ब्लैक बोर्ड भी चाहिए, चार्ट भी चाहिए, मॉडल चाहिए, मानचित्र, रेखा चित्र, आकृतियां, ग्राफ पेपर, विज्ञान शिक्षण सामग्री, गणित किट, विज्ञान किट, ये सारी चीजें होनी चाहिए स्कूल में। 2017 के एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 123 है, मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक हैं? तो प्रधानाध्यापक, अध्यापक, छात्र और समुदाय। और समुदाय में कौन आता है? ग्राम शिक्षा समिति, शिक्षक, अभिभावक संघ, छात्र शिक्षक संघ। क्वेश्चन नंबर 124 है, कुशल शिक्षक के गुण बताइए। तो एक कुशल शिक्षक का सबसे जो अच्छा चीज होती है, सबसे अच्छा उसका गुण होता है वो होता है कि वो छात्र प्रेमी होना चाहिए, बच्चों से उसका लगाव हो, तभी वो लगातार 6 घंटा स्कूल में रह पाएगा। लगाव होना बहुत जरूरी है बच्चों से, तथा वे विद्यार्थियों के विकास में रुचि लेकर उनकी कठिनाइयों को दूर करने में तत्पर रहे। अध्यापक का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए, अर्थात वह अपने संपर्क में आने वाले छात्रों एवं अन्य व्यक्तियों का आदर एवं स्नेह प्राप्त करने में सक्षम हो। अध्यापक को अपनी योग्यता तथा क्षमता के अनुसार पाठ्योत्तर क्रियाओं एवं खेल कूद में भी बच्चों का सहयोग करना चाहिए। 2017 में 2019 में देखिए पूछा हुआ प्रश्न है, कितना अच्छा प्रश्न है। एक कुशल शिक्षक का आप गुण बताइए, क्योंकि आप खुद एक शिक्षक बनने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 125 पे आते हैं, अध्यापक अनुदान राशि का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो अध्यापक अनुदान राशि जो मिलती है इसका उपयोग बच्चों के लिए उपकरण खरीदने में, विद्यालय की मरम्मत हेतु, बच्चों के बैठने हेतु फर्नीचर, दरी, चटाई आदि खरीदने में, आवश्यक स्टेशनरी क्रय करने में, पुस्तकालय हेतु किताबें, समाचार पत्र, ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, जिला प्रदेश देश के नक्शे, ग्लोब, दीवार घड़ी आदि खरीदने हेतु, विद्यालय की सफाई हेतु आवश्यक सामग्री जैसे कि झाड़ू, कूड़ादान, कीटनाशक आदि खरीदने हेतु, विद्यालय सौंदर्यीकरण हेतु गमले एवं फूलों के पौधों की व्यवस्था करने हेतु। अब देखिए 2017 में ये पूछा हुआ प्रश्न है अगला भी, क्वेश्चन नंबर 126, पाठ्य पुस्तकों की क्या विशेषताएं होनी चाहिए? तो सबसे पहले छोटे बच्चों के लिए तो चित्र रंगीन होने चाहिए और आकर्षक होने चाहिए कि बच्चे किताब को बार बार पलट करके देखें। फिर है पाठ्य वस्तु सुस्पष्ट बोलचाल की भाषा में होनी चाहिए, बच्चों को अपने आप सीखने का अवसर हो। पाठ्य पुस्तकें ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे खुद उनको खोल करके बैठ करके पढ़ने की उनके अंदर इच्छा हो, बच्चों को अपने सीखे ज्ञान का स्व मूल्यांकन के अवसर हो। पाठ्य पुस्तकों से बच्चों को जिज्ञासु बनाया जा सके और पाठ्य वस्तु बच्चों के स्तर के अनुकूल होनी चाहिए और रोचक, यानी कि बच्चों के स्तर के अनुकूल हो, इसका मतलब कि उनके मानसिक स्तर के अनुकूल हो। सारे बच्चे उन किताबों को पढ़ लें, ऐसा ना हो कि जो तेज बच्चा हो केवल वही पढ़ पाए, जो कमजोर हो उस किताब को देख करके कुछ समझ ही ना पाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन सब बातों का ख्याल रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 127 पे आते हैं, समेकित शिक्षा किसे कहते हैं? तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसके तहत निःशक्त बालक बालिकाओं की शिक्षा सामान्य बालकों की तरह पूर्ण की जाए उसे हम समेकित शिक्षा कहते हैं, यानी कि एक ही कक्षा में समस्त प्रकार के बच्चों को बैठा करके पढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 128 है, प्राथमिक विद्यालयों में के संदर्भ में डायट मेंटर के कार्यों को बताइए, या डायट मेंटर कौन होते हैं? तो कक्ष में स्वयं पढ़ाकर सीधे सहायक और मार्गदर्शक बनकर शिक्षण संबंधी कठिनाइयों का निस्तारण करते हैं डायट मेंटर। विद्यालय भ्रमण द्वारा अनुभूत कठिनाइयों का संकलन एवं उसका विश्लेषण करते हैं, तत्पश्चात इनके समाधान हेतु उपाय करते हैं। स्थानीय परिवेश में उपलब्ध सामग्री एवं अपने किट की सामग्री का उपयोग करते हुए आदर्श पाठ प्रस्तुत करते हैं।
खेल गतिविधियों एवं शिक्षण सामग्री के प्रयोग को सुनिश्चित करते हैं। विद्यालय के प्रांगण आकर्षक कक्षा कक्ष शौचालय प्रयोग की प्रवृत्ति विकसित करने, बच्चों की शारीरिक स्वच्छता आदि के संबंध में शिक्षकों से बातचीत और कार्य योजना बनाकर उनको क्रियान्वित करने में सहायता देते हैं। समुदाय को विद्यालय के प्रति आकर्षित करते हैं। इसके अतिरिक्त बालिका शिक्षा के लिए समुदाय में चेतना जगाते हैं। समाज के वंचित वर्ग के बच्चों तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के नामांकन एवं ड्रॉप आउट बच्चों के पुनः नामांकन में सक्रिय योगदान देते हैं। ये सारा काम कौन करता है? डायट मेंटर करते हैं, यानी कि स्कूल की शिक्षा व्यवस्था भी सही करते हैं, साथ ही साथ समुदाय को भी विद्यालय से जोड़ने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 है, एनपीआरसी के कोई 3 काम बताइए। तो एनपीआरसी का देखिए पहला कार्य क्या है? न्याय पंचायत समन्वय। प्रत्येक विद्यालय का माह में 1-2 बार पर्यवेक्षण करके प्रबंधन संबंधी समस्याओं को ज्ञात करते हैं तथा समाधान के लिए उच्च अधिकारियों के लिए प्रेषित करते हैं। न्याय पंचायत समन्वयक शैक्षिक प्रबंधन हेतु अध्यापकों को नवीन शिक्षण विधियों का प्रदर्शन करते हुए ज्ञान कराते हैं, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया रुचिपूर्ण बन सके। न्याय पंचायत समन्वयक विद्यालय भवन की स्थिति एवं उसके लिए अनुमानित धन की आवश्यकता की सूचना अपने उच्चाधिकारियों को देते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 पे आते हैं, खेल कूद के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं? तो पहला है प्रत्येक छात्र को खेल कूद का अवसर देना। दूसरा है खेल कूद पर कुछ ही छात्रों का एकाधिकार न होने देना। प्रत्येक खेल के नियमों का पालन करना। फिर है खेल के अवसर अध्यापक की उपस्थिति अवश्य होना। खेल के अवसर पर अध्यापक की उपस्थिति जरूर होनी चाहिए जब खेल हो रहा हो। और मार्गदर्शन करना। कक्षावार छात्रों की प्रतियोगिता का आयोजन करना। खेल कूद के आयोजन में मौसम का ध्यान रखना और स्थानीय खेलों का भी समावेश किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 131 है, लोच का सिद्धांत क्या है? प्रबंधन साधन है न कि साध्य। इस साध्य के ऊपर अधिकार नहीं करना चाहिए। साध्य तो बालक के व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास है। पाठ्यक्रम, अध्ययन विधि, परीक्षा, समय सारणी, वास्तव में विद्यालय प्रबंध का प्रत्येक पक्ष इस साध्य के लिए लगा है। अतः यह उचित है कि प्रबंधन को लचीला रखा जाए, यही लोच का सिद्धांत है। यानी कि बच्चों के अनुसार समय सारणी बनाई जाए, शिक्षकों के अनुसार भी हो कि सभी को आसान लगे, जिस तरीके से उसको चेंज करना चाहे वो चेंज कर पाए। ऐसा ना हो कि बिल्कुल लकीर के फकीर पर ही हम लोग चलें। जहां जिस तरीके की चीजें हमें लगे थोड़ा परिवर्तित करने की जरूरत है, वहां पर हम नियमों में परिवर्तन कर पाए। क्वेश्चन नंबर 132 है, साला कैलेंडर से आपका क्या अभिप्राय है? तो यह विद्यालय सत्र के प्रारंभ होने से पूर्व ही तैयार कर लिया जाता है, जिसमें विद्यालयी अवकाश, मासिक, सत्रीय, अर्धवार्षिक व वार्षिक परीक्षाओं की तिथियां, प्रवेश तिथि, विद्यालय चुनाव, वार्षिक समारोह, अभिभावक सम्मेलन आदि की संभावित तिथियां तय कर ली जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 133 पे आते हैं, अच्छे वाचनालय की 2 विशेषताएं लिखिए। तो वाचनालय का स्थान शांत, सुसज्जित एवं आरामदेह होना चाहिए। वाचनालय में प्रकाश एवं वायु संचरण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है, पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के 4 उद्देश्य लिखिए। तो शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, राष्ट्रीयता की भावना का विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, जनतांत्रिक विकास, जनतांत्रिक भावना का विकास, बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, ये सब संभव हो पाते हैं पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 135 पे आते हैं, प्रबंधन के प्रमुख घटकों का नामोल्लेख करिए। तो पहला है शिक्षा के विकास का लक्ष्य, दूसरा है नियोजन के कार्यक्रम, तीसरा है कार्यक्रमों की व्यवस्था करना और चौथा है प्रबंधन के कार्यों का आकलन करना। 2018 के एग्जाम में ये सभी प्रश्न पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 136 है, शिक्षक संदर्शिका के कोई 2 लाभ लिखिए। तो शिक्षक संदर्शिका में पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ की पाठ्य सामग्री को सम्मिलित किया गया है, इससे पढ़ने में आसानी होती है। फिर है प्रत्येक पाठ के अंत में आपके लिए स्पेस बॉक्स दिया है, जिसमें अध्यापक एवं स्वयं नवीन विधियां लिखते हैं। प्रारंभ में सामान्य जानकारी शीर्षक के अंतर्गत विस्तार से शिक्षण युक्तियां, प्रयोग में अपनाई जाने वाली सावधानियां एवं स्वयं करके सीखने का अवसर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 137 है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का मुख्य उद्देश्य लिखिए। तो देखिए जो डाइट है इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो इसकी स्थापना का उद्देश्य संपूर्ण राष्ट्र के लिए एक समान शिक्षा की संकल्पना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मानना है कि शिक्षा का एक समान ढांचा हो तथा सभी के लिए शिक्षा तथा प्रगति के समान अवसर उपलब्ध हो तथा उपलब्धि स्तर में समानता लाने के लिए न्यूनतम अधिगम स्तर का समावेश हो। फिर है क्वेश्चन नंबर 138, सफल नेतृत्वकर्ता के 2 प्रमुख गुण लिखिए। तो नेतृत्वकर्ता के प्रमुख गुणों में प्रथम है कार्यकर्ताओं के साथ एकरूपता की भावना। नेतृत्व के लिए यह आवश्यक है कि वह किन किन व्यक्तियों के साथ काम कर रहा है,
उसमें समरूपता स्थापित करे। दूसरा है कि समूह के सदस्यों की संतुष्टि, नेता जिस भी समूह के सदस्यों का नेतृत्व कर रहा है वह जितने संतुष्ट होंगे उतना ही उसका सफल नेतृत्व होगा। क्वेश्चन नंबर 139 है, विद्यालय परिसर में पर्यावरण संरक्षण हेतु आप क्या कर सकते हैं? बच्चों को पेड़ पौधे लगाने हेतु कैसे जागरूक कर सकते हैं? तो विद्यालय भवन व इसके आसपास ढेर सारे वृक्ष लगाने चाहिए। खेल के मैदान हेतु चिकनी व पानी सोखने वाली मिट्टी का प्रयोग किया जाना चाहिए। विद्यालय भवन के उद्यान में सामयिक फूल लगाने चाहिए व उद्यान के चारों ओर कांटे वाले तार लगाने चाहिए ताकि कोई उपद्रवी तत्व इस विद्यालय में ना घुस पाए। दीवारों तथा मुख्य भवन पर सफेदी की हुई हो यानी कि रंगाई हुई हो। मुख्य मार्ग के दोनों ओर ईंटों की पंक्तियां हो जो सफेद रंग से पुती हो। क्वेश्चन नंबर 140 है, प्रार्थना स्थल पर बच्चों के व्यक्तित्व विकास हेतु आयोजित की जाने वाली 2 क्रियाओं का उल्लेख करिए। तो सबसे पहले तो जो काम होता है विद्यालय में वो प्रार्थना का होता है। प्रार्थना के बाद ये जांच किया जाता है कि कौन सा बच्चा साफ सफाई से आया है, कौन नहीं आया है। स्वस्थ आदतों के विकास के लिए ये बच्चों को प्रेरणा दी जाती है। किसी महापुरुष द्वारा धर्म ग्रंथ में वर्णित सद्वाक्य का वाचन तथा उसका अनुसरण करने की प्रेरणा दी जाती है और उस दिन के प्रमुख समाचार का वाचन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 141 है, किन्हीं 2 शिक्षण उपकरणों एवं शिक्षण में उनकी महत्ता का उल्लेख करिए। तो श्यामपट्ट की महत्ता तो बताने की आवश्यकता नहीं कि श्यामपट्ट कितना महत्वपूर्ण होता है। एक क्लासरूम तभी कहलाता है जब उसमें श्यामपट्ट टंगा हो, ब्लैक बोर्ड टंगा हो, वरना वो केवल एक कमरा रहेगा। ठीक है। चार्ट, मॉडल, मानचित्र, रेखा चित्र तथा आकृतियां और 6वां ग्राफ। शिक्षण अधिगम सामग्री की सहायता से ज्ञान अधिक स्थायी होता है और बालकों की इसमें रुचि बनी रहती है। श्यामपट्ट का प्रयोग मुख्य बिंदु को लिखकर समझाया जाता है। गणित तथा विज्ञान की कक्षा बगैर ब्लैक बोर्ड के संभव ही नहीं है। गणित का क्लास तो आप बिना ब्लैक बोर्ड के ले ही नहीं सकते, उसी तरह विज्ञान का भी। दूरदर्शन पर बालक देखकर सुनकर उचित प्रकार से ज्ञान ग्रहण कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 142 है, एनसीटीई का पूरा नाम तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 143 है, विद्यालय के मानव संसाधन कौन कौन है या मानवीय संसाधनों से आपका क्या आस है? 2019 में, 2020 में, 2021 में लगातार ये प्रश्न पूछा गया है, चाहे बहुविकल्पी, चाहे अति लघु उत्तरीय, चाहे लघु उत्तरीय, किसी भी तरीके से इस प्रश्न को पूछा गया है। तो देखिए, किसी भी संस्थान अथवा विद्यालय में मानवीय संसाधन का प्रबंधन उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक, शिक्षक, छात्र तथा अन्य कर्मचारी गण को ध्यान में रखकर ही किया जाता है, क्योंकि किसी भी विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन सभी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विद्यालय में मानवीय संसाधन प्रबंधन के प्रमुख अंश या घटक निम्नलिखित है: प्रधानाध्यापक, अध्यापक, छात्र और समुदाय। ठीक है। समुदाय में ग्राम शिक्षा समिति आती है, शिक्षक अभिभावक संघ और छात्र शिक्षक संघ। अब क्वेश्चन नंबर 144 है, शिक्षक अभिभावक संघ का उद्देश्य बताइए। तो शिक्षक अभिभावक संघ, देखिए, विद्यालय में गांव के सभी बच्चों का प्रवेश हो, ये इनका दायित्व है। 2019 में, 2020 में लगातार ये प्रश्न पूछा है। विद्यालय के गांव के पूरे समय उपस्थित रखने का संबंध, पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु की कठिनाई दूर कराना या करना, विद्यालय के भौतिक संसाधनों की कमी दूर करना, बच्चों के पास लेखन सामग्री जो है इसको उपलब्ध करवाना, बच्चों की कमजोरी पहचानना और उसको दूर करना। यानी कि जो शिक्षक अभिभावक संघ होता है, कुल मिला जुला करके यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना, सभी बच्चे विद्यालय आए इसका ख्याल रखना, सभी बच्चे विद्यालय में पूरे समय तक रहें, पूरे समय तक उपस्थित रहें, इस पर भी ध्यान देना, और बच्चों की जो भी कठिनाई आ रही है किसी भी विषय में उसको दूर करना। यही सब है शिक्षक अभिभावक संघ का उद्देश्य, और इसीलिए शिक्षक अभिभावक संघ हर महीने के शनिवार या रविवार को एक दिन कराया जाता है। तो यहाँ पर आपके सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त हो गए। सारे विषयों के बहुविकल्पी अति लघु उत्तरीय प्रश्न मैंने पढ़ा दिए हैं, तो आप सारे विषयों के प्रश्नों को देखिए, और जहां कहीं कोई भी डाउट है, कोई सब्जेक्ट किसी का लिंक नहीं मिल रहा है, कोई मास्टर क्लास नहीं मिल रही है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो इस कॉन्टेक्ट नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे विषयों के क्लासेस की लिंक, मास्टर क्लासेस की लिंक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के लिंक सब आपको मिल जाएंगे। जय हिंद दोस्तों।